Assalamualaikum students, hope so you all are doing well and I am your teacher from Learning Zone. So student, आज आपकी क्लास 9 की न्यू बुक केमिस्ट्री की आज हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आपका स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास जो न्यूमेरिकल गिवन है वो है बॉयल्स लॉ के और चार्ल्स लॉ के। सो स्टूडेंट्स, हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको 9 और 10 के जिसके भी मैंने आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पढ़ाए तो मैंने सबसे पहले पॉइंट्स टू बी रिमेंबर लिखा है। और वो आपको पॉइंट्स जब आप लिख के पहले समझ लेते हैं कि आपको इस न्यूमेरिकल में कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी बातें याद रखनी है, तो उससे क्या होता है आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स ऑन बॉयल्स लॉ के जो मैंने पॉइंट्स जो भी रिमेंबर लिखे हैं उसको देख लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने पॉइंट्स जो भी रिमेंबर लिख लिया है वो देखते हैं। और स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में आपका सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। एक तो बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं और एक चार्ल्स लॉ के, और हम साथ में बॉयल्स लॉ भी देख लेंगे, इंट्रोडक्शन प्लस स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकली वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, ताकि आप वो याद भी कर लें। और ये बोर्ड के पेपर के लिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले ही बता दूं कि बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ दोनों में से एक लॉ तो लास्ट में आएगा, लेकिन कब बॉयल्स आ जाए और कब चार्ल्स आ जाए तो ये आपको नहीं पता, तो आप दोनों ही याद करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें गिवन आउट किए हुए हैं। सो इसलिए हम बोथ को ये ऐसे पढ़ेंगे कि हमें एकदम हमारे दिमाग में ऐसे फिट हो जाए कि हम देखें और हमें समझ आ जाए कि ये बॉयल्स लॉ के और चार्ल्स लॉ के हैं। सो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास बॉयल्स लॉ के मतलब के न्यूमेरिकल्स आएंगे बॉयल्स लॉ के, तो हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या गिवन होगा। हम जब भी कोई भी न्यूमेरिकल में हमारे पास सीएम क्यूब यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, लीटर्स, हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स ये तीन चीज़ दी हुई है। अब लिखा हुआ है कि 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन मास, तो आप क्या समझ जाएंगे कि मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है। मैं क्या लिखूंगी, V इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 DM क्यूब ऑफ गैस, तो मैं क्या समझ जाऊंगी, मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है तो मैं क्या लिखूंगी, V इज इक्वल्स टू 5 DM क्यूब। मुझे लिखा हुआ है 16 लीटर्स ऑफ गैस इज गिवन या कुछ भी नॉट एट ऑल, तो मैं क्या समझ जाऊंगी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 16 लीटर्स। यानी कि हमें पहली बात क्या समझ आ गई न्यूमेरिकल्स में बॉयल्स लॉ के, अगर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब और लीटर्स ये तीन चीज दिया हुआ है, तो वो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, हम डायरेक्ट V इज इक्वल टू लिखेंगे डैश सीएम क्यूब डैश डीएम क्यूब और डैश लीटर्स। सेकेंड बात स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में एटीएम, टॉर, एमएम ऑफ एच, कौन कौन सी चीजें हैं स्टूडेंट्स, एटीएम, टॉर, एमएम ऑफ एच। तो हम क्या समझ जाएंगे, हमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर। अब जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है 4 एटीएम ऑफ गैस इज गिवन आउट, तो मैं क्या समझ जाऊंगी, P इज इक्वल टू 4 एटीएम। अगर हमारे पास किसी और क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 टॉर ऑफ गैस इज गिवन आउट थ्रू द, तो मैं क्या समझ जाऊंगी, डायरेक्ट मैं P लिखूंगी, P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू 15 16 जो गिवन आउट होगा वितना टॉर। अब mm of Hg 15 mm of Hg is given out through the gas cylinder and push out, तो मैं क्या समझ जाऊंगी, मैं डायरेक्ट P लिखूंगी, P is equals to 15 mm of Hg। मतलब कि किसी भी वैल्यू के आगे सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, लीटर्स, तो इट्स हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। और किसी भी वैल्यू के आगे एटीएम, टॉर और एमएम ऑफ Hg दिया हुआ है, तो हम क्या समझ जाएंगे, प्रेशर दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये तीन तीन बातें आप याद रखना है वॉल्यूम के लिए और प्रेशर के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के लिए, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के लिए। और चार्ल्स लॉ का भी मैं लिख दूंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ हमें नीडेड है। तो स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमारा बॉयल्स लॉ का, अब आपको किसी भी वैल्यू आगे सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, लीटर्स, हम समझ जाएं कि वॉल्यूम दिया हुआ है, एटीएम, टॉर, एमएम ऑफ एफजी हम क्या समझ जाएंगे, प्रेशर दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स हम फार्मूला देख लेते हैं, मतलब कि जो हमारा बॉयल्स लॉ का फार्मूला है, हम समझ जाएंगे कि अगर हर सवाल में सेंटीमीटर क्यूब है या डीएम क्यूब आ जाए, लीटर आ जाए, वॉल्यूम है। सो स्टूडेंट्स, और एटीएम, टॉर, एमएम ऑफ एच आ जाए तो प्रेशर है, तो हम समझ गए वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, सो बॉयल्स लॉ दिया हुआ है, यानी कि हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2।
सो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। फॉर्मूला हमारा बिल्कुल अच्छा याद हो तो हमारा सवाल बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। सो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से फॉर्मूला समझ आ गया। अब हम बॉयज़ लॉ देख लेते हैं, जो हमें याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। और फॉर्मूला भी हम ड्राइव देख लेते हैं कि ये हमारा P1 V1 कैसे आया है, मतलब कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हमारे फॉर्मूला कैसे ड्राइव होकर आया है, हमें पता भी चलना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हम बॉयज़ लॉ को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन क्या है बॉयज़ लॉ का? This law was represented by Robert Boyle in 1662। सो स्टूडेंट, अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, मतलब कि बहुत से नहीं लिखते हैं बच्चे, तो वो भी सही है, लेकिन जब आप इंट्रो दे के काम करते हैं तो आपका काम एक लगता है कि एक स्टैंडर्ड का काम है, और समझ आता है कि एक बच्चे ने पढ़ा है और पढ़ कर उसने किया है, नॉट एट्स कि आपका लगेगा कि आपने रट्टा मार। स्टूडेंट्स, इंट्रो हम देख लेते हैं। दिस लॉ वाज रिप्रेजेंटेड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662। सो स्टूडेंट्स, अब आप कुछ भी ऐसा, मतलब कि बहुत से बच्चे बॉयज लॉ लिखते हैं और डायरेक्ट ले देते हैं स्टेटमेंट ऑफ, मतलब कि स्टेटमेंट भी नहीं लिखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, सो ऑन स्टूडेंट्स, तो वो भी ठीक होता है, लेकिन जब हम एक इंट्रो देते हैं एक चीज़ का, स्टेटमेंट करके लिखते हैं, तो क्या होता है, वो अच्छा नहीं लगता है ना सर। एक सामने वाले टीचर को पता चलता है कि एक बच्चे ने पढ़ कर लिखा है, ना कि उसने सिर्फ एक रट्टा मारा है या तो फिर उसने बस देख के बस छाप लिया। जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे ने बुक को रीड किया है। जैसे कि हमने लिखा, दिस लॉ वॉज रिप्रेजेंटेड बाय, ये लोग किसने रिप्रेजेंट किया? रॉबर्ट बॉयल ने। कब किया? 1662। अच्छा बेटा, बहुत से बच्चे घबराहट के जैसे सन भूल जाते हैं, अगर भूल जाए तो ना लिखें, लेकिन गलत ना लिखें। ऐसी कितनी आसान है, आपको याद तो हो जानी चाहिए अगर आप बिल्कुल सही से याद करें तो। 1662। सो स्टूडेंट्स, हमें इंट्रोडक्शन पता चल गया कि बॉयज़ लॉ, मतलब कि साइंटिस्ट ने अपने नाम पे ही अपनी लॉ रखी है, बॉयज़ लॉ, और साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट कब की थी? 1662 में की थी। अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे बहुत से बच्चे बोलते हैं भी स्टूडेंट्स के इसमें, इस वीडियो में शॉर्ट था, उस वीडियो में लॉन्ग था, मतलब दूसरे वाले में और तीसरे वाले में। सो स्टूडेंट्स, आप लाइंस को कंपेयर नहीं किया करिए इटसेल्फ। आप ये देखें कि किस में हमने पूरी बात की है कि वो शॉर्ट हो रहा है या लॉन्ग। आप लॉन्ग में, आप एक, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप पूरा 2 सफ़ा लिख रहे हैं बैठ के, एक चीज़ है, जैसे कि आप, जैसे कि बॉयज़ लॉ को ले लो, अगर आप पूरा 2 सफ़ा बैठ के बॉयज़ लॉ लिख रहे हैं उसके स्टेटमेंट, लेकिन बॉयज़ लॉ है कितना? 5 लाइन का है, 4 लाइन का है, और उसको आप पूरे 20 पेज में भी एक्सप्लेन करें तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केमिस्ट्री में लॉ देखी जाती है और लॉ की स्टेटमेंट सिर्फ आप इतनी लिखें जितनी है उसकी, ना कि आप उसको एक्स्ट्रा बातों में डिवाइड करें। डायरेक्ट टू डायरेक्ट वर्ड ही आपके नंबर्स लाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, आप 9 में तो ये स्टैंडर्ड की बात है, तो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इन सब, मतलब कि ये सब चीज़ें हैं ना, इसमें आप जितनी चीज़ है, लॉ हो गई, थियोरी हो गई, जितनी है, जितनी पूछी जा रही हो, जितनी है उतनी ही लिखें। ये इंग्लिश होता है बेटा कि जिसमें आप जितना चाहें लिखें, इंग्लिश उर्दू लिखते जाएं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री जैसी चीज़ों में आपको ये बात का ख्याल रखना है। सो स्टूडेंट, मतलब कि इसमें बोला क्या जा रहा है स्टेटमेंट में, आपको उर्दू में बता देती हूँ। एक वॉल्यूम है गिवन मास ऑफ अ गैस, मतलब कि एक गैस है, उसका जो वॉल्यूम गिवन है उस गैस के मास का, वो क्या, इन्वर्सली, मतलब कि उल्टा है उसके प्रेशर के, मतलब कि वो जितना है वो उल्टा है उसके, मतलब कि अपोजिट है उसके प्रेशर के, उल्टा है, और कौन से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसके कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी बात थी कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैथमेटिकली हम देख लेते हैं कि हमारा कैसे रिप्रेजेंट हुआ है। अच्छा, ये बॉयज़ तो मैंने इंट्रो, स्टेटमेंट और मैथमेटिकली, ये पूरा बॉयज़ है। जब आपके पास आएगा कि एक्सप्लेन या डिफाइन बॉयज़ लॉ, तो आप पूरा लिखेंगे, इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आगे, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स, एक मिनट, आगे जैसे स्टूडेंट्स मैथमेटिकली मैंने लिखा, ये पूरा लिख के पूरा पूरा इक्वेशन को ड्राइव करके दिखाएंगे, वहाँ पे फिर आपका ये बॉयज़ लॉ होगा। और हम देख लेते हैं कि हमने, मतलब कि स्टूडेंट्स, कैसे, मतलब कि फॉर्मूला, मतलब कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, बहुत से बच्चे V1 P1 और V2 P2 कर देते हैं और बोलते हैं दोनों से तो सेम आंसर आ रहा है, मतलब कि सम टाइम, तो ये सेम है, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ये गलत है, ये गलती कभी मत करिएगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
प्रेशर फर्स्ट एंड देन वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली हम देख लेते हैं कि क्या है। सो स्टूडेंट्स वी क्या है, हमारा वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन प्रेशर के। वॉल्यूम सबसे पहला ये आप पहले एकदम सही से जिस बच्चे ने याद कर लिया, इसी से ही हमारी ना पूरी स्टूडेंट्स इक्वेशन ड्राइव होगी और फिर फॉर्मूला हमारा बनकर निकलेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप ये होता है जो आप तो याद नहीं करते हो, डायरेक्ट सोच लेते हैं P1 इज इक्वल टू P2 V2 है, वो डायरेक्ट हम उससे VP लगा के कर देंगे। नहीं, ये चीज़ आप पहले एकदम सही से याद करें। वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन प्रेशर के। फिर स्टूडेंट्स भी वैसे रहा, ये आपको बचपन से पता है स्टूडेंट्स कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते तो कांस्टेंट आता है, तो क्या इज इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट की साइन आती है, तो v इज इक्वल्स टू के। ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाए तो हमारा क्या आ गया, इज इक्वल्स टू आ गया और के आ गया, और 1 अपॉन p वैसे सेम रही। अब स्टूडेंट्स वियर के इज गैस कांस्टेंट, के क्या है, गैस कांस्टेंट, और आप स्टूडेंट्स ऐसे पॉइंटर से करके लिख दिएगा ताकि समझ आए कि जो स्टूडेंट है वो एकदम इंटेलिजेंट पढ़ने वाला है। तो हमने ये कर दिया स्टूडेंट्स। अब देखें फिर क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमने क्या किया, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स 1 अपॉन p के। फिर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का, तो इज इक्वल्स टू के आया और 1 अपॉन p वैसे सेम रहा। और मैंने फिर लिख दिया कि बता दिया कि जो के आया तो ये क्या है, वेयर के गैस कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल्स टू तो आ गया। अब के से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने लिख दिया भाई कि टीचर को भी समझ आ जाए कि टीचर हमने किए कहाँ से आया, वेयर केस गैस कांस्टेंट था, हमने ऊपर लिखा था ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या, अब यहाँ पे आप खुद बताएं स्टूडेंट्स वी पी इज इक्वल्स टू कैसे आया, यहाँ पे ये सॉल्व है। अब आप देख लें, अगर कुछ स्टूडेंट्स को समझता है तो वो स्टेप लिख लिएगा, यहाँ आप यहीं पे कर भी लिएगा। अब देखो स्टूडेंट्स वी यहाँ पे हमारे पास क्या था, अकेला था, ठीक है। ये के था, के किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, के 1 सा क्या हो गया स्टूडेंट्स, के हो गया। तो क्या हो गया, वी इज इक्वल्स टू के अपॉन पी, ठीक है। के पी के साथ डिवाइड हो रहा है तो पी वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वी पी इज इक्वल्स टू के। यहाँ पे मैं करके दिखा दे, ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया कि ऐसे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि वी इज इक्वल्स टू, ये ना भी लिखे तो नहीं मसला, ना लिखे तो ज़्यादा अच्छा, बेटर है कि आपको पता है, आपका एक स्टैंडर्ड नोट लिख भी दे तो कोई मसला नहीं है, सही है, अच्छी बात है। तो ये v इज इक्वल्स टू के अपॉन पी, के डिवाइड हो रहा था p के साथ, वहाँ से के मल्टीप्लाई आ गया, तो वी पी इज इक्वल्स टू के। अब स्टूडेंट्स फॉर इनिशियल और फॉर फाइनल लिखते थे। इनिशियल क्या होता है, पहला, और फाइनल क्या होता है, जाहिर सी बात है जो फाइनल होता है यानी दूसरा। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको खुद समझ आ जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स फॉर इनिशियल यानी कि पहला क्या है, V1 P1, वो ये हमारा VP इज इक्वल्स टू क्या आया था, तो हमने क्या लिखा, V1 P1 इज इक्वल्स टू के, और इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हमने फॉर फाइनल क्या किया, V2 P2 इज इक्वल्स टू के। पहले हमने VP इज इक्वल्स टू के हमारा ड्राइव था, फिर हमने क्या लिखा, फॉर इनिशियल फॉर फाइनल V1 P1 इज इक्वल्स टू के, फिर V2 P2 इज इक्वल्स टू के, और उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब कंपेयर किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो क्या हुआ, V1 P1 इज इक्वल्स टू V2 P2 कैसे आया स्टूडेंट्स, V1 P1 यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, ये के से क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसल आउट हो गया। फिर क्या बचा, V1 P1 इज इक्वल्स टू आ गया V2 P2 के। तो इससे क्या हुआ, ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया, ड्राइव हो गया फॉर्मूला बॉयल्स लॉ का, कि V1P1 इज इक्वल्स टू V2P2। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि हमने यहाँ पे ये क्या किया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, 1/p के। फिर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के V इज इक्वल्स टू के 1/p लिखा। फिर के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो के अपॉन पी। फिर हमने क्या किया, वेयर के इज गैस कांस्टेंट, और वी पी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, के साथ पी डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो वी पी इज इक्वल्स टू के। तो फॉर इनिशियल एंड फाइनल क्या, V1P1 इज इक्वल्स टू के, फिर फाइनल क्या, V2P2 इज इक्वल्स टू के से के कैंसल आउट हुआ, तो V1P1 इज इक्वल्स टू V2P2। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सा अच्छे से समझ आ गया कि रिप्रेजेंट किया था रॉबर्ट पॉल ने 1662 में किया था, स्टेटमेंट में समझ आ गया, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। बहुत आसान सी बात थी। और हमने न्यूमेरिकल्स के लिए इसके पॉइंट्स भी क्या क्या याद रखे थे, कि अगर हमारे पास स्टूडेंट सेंटीमीटर क्यूब, TM क्यूब और लीटर्स दिया होगा तो यानी वॉल्यूम है, और ATM टॉर mm तो यानी प्रेशर है, ये हमें पता चल गया था। अब स्टूडेंट्स जब हम बनाएंगे न्यूमेरिकल्स फर्स्ट लॉ के तो हमें बिल्कुल आसानी होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स मैं इसी वीडियो में बॉयज़ लॉ के न्यूमेरिकल्स भी कैरी करती और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स भी, बट स्टूडेंट्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी आपको चार्ल्स लॉ के
और उसके पॉइंट्स टू बी रिमेंबर न्यूमेरिकल्स के लिए, और इंशाल्लाह उसके वीडियो में मैं कंटिन्यू कर दूँगी न्यूमेरिकल्स को भी, अगर ज़्यादा बड़ी ना हो, या तो फिर अगर उस वीडियो में भी 400 में, अगर इंशाल्लाह 400 में इंशाल्लाह उसमें उसी वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स के आधे पार्ट डाल दूँगी, और नेक्स्ट पार्ट में मैं उसकी वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी ताकि आप आसानी से उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ लें। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज की आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है और अच्छे से समझ आए हो स्टूडेंट्स। और आप, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको कोई भी क्वेरी ना हो, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ऑलवेज ओपन कमेंट करें और आके बताएं आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। हम आपको इंशाल्लाह एक बिल्कुल एक तफसीली वीडियो बना के उस चीज़ को समझा देंगे स्टूडेंट। सो कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन फॉर लर्निंग सोन व्यूवर्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, तब तक के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा लर्निंग सोन को। अल्लाह हाफ़िज़।